क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो सिर्फ दो वर्ड ध्यान में रखना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पॉलिनोमियल और डिग्री, ये दो चीजें समझ में आ गई। कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बातचीत करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बेसिक से मैं कवर करूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो सिर्फ दो वर्ड ध्यान में रखना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पॉलिनोमियल और डिग्री, ये दो चीजें समझ में आ गई तो हम समझ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जितने भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन हम लिखते हैं उसमें अगर सारे ही टर्म्स c इंटू एक्स टू द पावर n फॉर्म में हो, मतलब सम कांस्टेंट इंटू एक्स टू द पावर n, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। बस ध्यान ये रखना है, जो पावर में लिखा है n, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये या तो जीरो होना चाहिए या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन या इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो यहां पर जैसे हमें दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। मतलब यहां भी जो x का पावर है वो या तो जीरो है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है, जितने भी टर्म्स हैं, इसका मतलब यही क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड टर्म क्या है? डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो डिग्री क्या होता है? जितने भी टर्म्स हैं इसमें जो सबसे हाईएस्ट इंडेक्स है, जो पावर के फॉर्म में जो वेरिएबल का पावर है उसमें जो सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे लार्जेस्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। तो यहाँ पर पावर क्या है? ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स का पावर 1 और सी इंटू एक्स का पावर 0, इसको हम लिख सकते हैं। तो 0 1 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल भी है और इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इसका मतलब यही क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मीन्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा हुआ है? अगर ए 0 हो जाए तो हम क्लियरली देख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये टर्म ही हट जाएगा, फिर हाईएस्ट पावर 2 नहीं रह जाएगा, हाईएस्ट पावर 1 रह जाएगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी कंसेप्ट यूज करते हैं तो अपने आप से कंडीशन हमें लगाना होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ए, वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो जब भी डिनोमिनेटर में हम कुछ लिखते हैं तो अपने आप से हमें समझ लेना होता है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम कोई कंसेप्ट अप्लाई करेंगे आगे, तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो रहा है तो हमें फिर से एक बार सोचना होता है कि हमने जो किया है, जो कंसेप्ट अप्लाई किया है, उससे जो रिजल्ट आया उसे हमें चेक करना होता है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी कंसेप्ट हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। तो जैसा अभी हम देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? कुछ LHS होता है, RHS होता है और वो किसी साइन के साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। यहाँ बीच में क्या है? इक्वल साइन। एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें कोई LHS नहीं होता, कोई RHS नहीं होता, मतलब इक्वल साइन के साथ, किसी साइन के साथ ये किसी दूसरे टर्म से कनेक्टेड नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन के बारे में देखें तो इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं, जैसे ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिग्री क्या है? 2। तो जितना डिग्री होता है किसी भी इक्वेशन का, नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होते हैं। जैसे अगर x का कितना वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो हमेशा क्या होगा? 2। तो x का 2 वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिटी क्या होता है? x के इनफाइनाइट वैल्यूज आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे अगर देखा जाए x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये एक्चुअली a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही आ जाता है। तो x की जगह हम कुछ भी रखेंगे, कोई भी रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर हम कुछ भी रखेंगे, तो हमेशा क्या होगा? LHS और RHS दोनों इक्वल ही आएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी, जिसको एज ए फॉर्मूला भी हम याद रखते हैं, चाहे वो ट्रिगो हो चाहे अलजेब्रा हो। तो जो हम एज ए फॉर्मूला याद रखते हैं, मतलब x के सारे वैल्यूज के लिए जो सेटिस्फाई होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। कुछ टर्म्स और हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस तरीके से ही लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कहीं लिखा हुआ है तो क्या समझ लेना है? b
इक्वल टू 0, मतलब उसमें लीनियर वाले टर्म्स नहीं होते हैं। और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, बी नॉट इक्वल टू 0, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो बेसिक हम पढ़े थे वो हमेशा ध्यान रखना है, ए नॉट इक्वल टू 0 वो तो होना ही होना है। अगर ए 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, है ना, प्योर और कंप्लीट की फिर बात ही नहीं होगी। तो हमेशा क्या ध्यान रखना, ए नॉट इक्वल टू 0 ये बेसिक कंडीशन है किसी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने। रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चीज और ध्यान रखना, रूट और सॉल्यूशन दोनों वर्ड्स जो हम यूज करते हैं इनमें कुछ फर्क है, ये दोनों ही एक बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर हमसे कहा जाए इसके कितने रूट्स हैं, तो क्लियरली देखा जा सकता है ये सम लीनियर इनटू लीनियर, इसमें जो x का मैक्सिमम पावर होगा वो 2 है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2 मैक्सिमम पावर 2, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, 2, है ना। नंबर ऑफ रूट्स क्या है, 2, मतलब x का 2 वैल्यू है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और वो वैल्यूज क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों ही रूट्स, यहां से भी x2 आ रहा है, यहां से भी 2 आ रहा है, ये दोनों इक्वल है। लेकिन इसके बाद भी जब काउंटिंग करेंगे तो इन दोनों को अलग अलग करेंगे, और हमेशा अगर नंबर ऑफ रूट पूछा जाएगा तो ही लिखेंगे। बट अगर सेम इक्वेशन में अगर हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ सॉल्यूशन में अगर इक्वल रूट्स हो तो उसको हम अलग अलग काउंट नहीं करते। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन हम नहीं काउंट करते, सॉल्यूशन अगर लिखना होता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखते, 1। तो हमेशा ध्यान रखना इक्वल रूट्स हो तो उनको हम नंबर ऑफ रूट्स के केस में हम अलग अलग काउंट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ही नंबर ऑफ रूट्स 2 होते हैं, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल वाले केसेस में हम काउंट नहीं करते। एक बात और ध्यान रखना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसके 2 रूट्स हैं, सपोज अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा और बीटा इन दोनों वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर उसका रूट समझ में आ गया, इसके रूट सपोज अल्फा एंड बीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा अगर हम लिखते हैं तो इसका रूट अगर अल्फा बीटा तो इसका भी रूट अल्फा बीटा। लेकिन सिर्फ x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिखते तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या आ जाता, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या आ जाता, 1, जबकि यहाँ LHS में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, a, इसीलिए RHS में भी हम क्या करते हैं, a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको उसका रूट अगर हमें समझ में आ गया, इसका मतलब हम इजीली उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू ए। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना हो तो क्लास 9-10th में जो हम लोग पढ़े हैं एक फैक्टराइजेशन मेथड, अगर हम उस इक्वेशन को फैक्टराइज कर देते हैं तब भी हम उसका रूट निकाल सकते हैं। और दूसरा, अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस सी, अगर ए से डिवाइड कर दिया जाए, है ना, LHS RHS दोनों को ए से डिवाइड कर दिया जाए। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना इजी हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये एक्स स्क्वायर, इसमें एक एक्स भी आ गया, 2ab, तो यहाँ हम क्या कर देंगे b/2a, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद x का कॉफिशिएंट जो था उसमें 2 से डिवाइड करने के बाद जो कुछ आया उसका स्क्वायर अगर हम LHS और RHS दोनों में ऐड कर दें, ठीक है। तो LHS में हमें क्लियरली दिख रहा है अब ये क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और RHS क्या हो गया 4a स्क्वायर 4a माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। तो यहां से क्लियरली हमें दिख रहा है स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या होता है, रूट में कन्वर्ट होता है,
और उसी समय प्लस माइनस साइन भी हमें लगाना होता है। यहाँ से इजीली देख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a b बाई 2a, LHS से RHS, तो क्या हो जाएगा माइनस b बाई 2a। अब इजीली देख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट्स यहाँ क्लियरली देख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब जो कुछ भी रूट के अंदर था उसको एक अलग से नाम दिया गया डिस्क्रिमिनांट। तो चूंकि रूट के अंदर है और हमें पता है रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है अगर वो निगेटिव हो जाए तो वो रियल नंबर नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो क्या है, डिस्क्रिमिनांट, उसको अलग से नाम दिया गया। और क्लियरली देख रहे हैं एक रूट में क्या है प्लस रूट डी और दूसरे में क्या है माइनस रूट डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनांट जो कि क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो इजीली हम देख सकते हैं कि माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, तो जब ऐड करेंगे तो रूट डी का टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। इजीली देख सकते हो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अगर हम इसको ऐड करें तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा माइनस 2b बाई 2a इज इक्वल टू माइनस b बाई, मतलब अगर दोनों रूट्स को हम ऐड करें तो क्या आ गया माइनस b बाय 2a। और अगर एक रूट में हम दूसरा माइनस कर दें इस केस में क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a प्लस बी प्लस रूट डी बाई 2a, बी इस बार बी कैंसिल हो गया, 2 रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, 2 कैंसिल, तो अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई। यहाँ ध्यान रखना है बड़े रूट में जब छोटा रूट माइनस करेंगे प्लस साइन के साथ आएगा और स्मॉलर में अगर लार्जर रूट माइनस कर देंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, इसीलिए जनरली रिजल्ट मॉडुलस के साथ लिखा होता है। सिमिलरली दोनों रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तब भी हम रिजल्ट इजीली देख सकते हैं। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है ना, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डी बाई, है ना, और डिफरेंस ऑफ रूट डी बाई, मतलब एक बार में अगर हम प्लस करते हैं तो रूट डी वाला टर्म्स कट जाता है और अगर हम माइनस करते हैं तो बी वाला टर्म कट जाएगा और रूट डी वाला बच जाता है। और क्या ध्यान रखना है जो रूट्स का प्रोडक्ट होता है वो डी बाई। नेचर ऑफ रूट्स, तो अभी मैंने बताया कि डी जो रूट के अंदर जो कुछ भी था, है ना, डी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अलग से एक नाम दिया गया था डिस्क्रिमिनांट, क्योंकि चूंकि रूट के अंदर लिखा हुआ है तो ये जब भी निगेटिव होगा, तो रूट के अंदर जब भी निगेटिव हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं वो रूट्स रियल नहीं है, नॉन रियल है या फिर इमेजिनरी। और डी अगर इक्वल टू 0 हो जाए तब भी हम इजीली देख सकते हैं जो हमारा रूट्स था क्या था, अल्फा को बीटा का वैल्यू माइनस बी, एक में प्लस साइन के साथ दूसरे में माइनस साइन के साथ। और अगर डी 0 हो गया तो ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा, और ये अगर 0 हो गया तो प्लस 0 लिखें या माइनस 0 लिखें दोनों से सेम ही वैल्यू आएगा। इसीलिए डी लेस देन 0 रूट्स इमेजिनरी, डी इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि प्लस 0 लिखें या माइनस 0 लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों रूट सेम हो जाएंगे। और डी ग्रेटर देन 0 तो उस केस में ये कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव नंबर आएगा और एक में वो प्लस होगा दूसरे में ये माइनस होगा, मतलब वो दोनों रूट्स का जो वैल्यू होगा वो डिस्टिंक्ट हो जाएगा, है ना, अलग अलग हो जाएगा। ये रिजल्ट याद रखना है, डी ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी।
बट कई बार इसको याद रखने में स्टूडेंट्स जो कंडीशन है वो याद नहीं रखते। ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब उस इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो इसके कॉफिशिएंट्स हैं a b c ये क्या होना चाहिए, रियल। सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है। अगर कॉफिशिएंट्स ही रियल नहीं है तो यहाँ हम इजीली देख सकते हैं, अगर कॉफिशिएंट इमेजिनरी है तो हो सकता है डी पॉजिटिव है, मतलब रूट डी इमेजिनरी नहीं है, रूट डी नॉन रियल नहीं है। लेकिन बी एंड ए में से ही अगर कोई नॉन रियल हो तो पॉसिबल है कि हमारा फाइनल रूट नॉन रियल आ गया, इमेजिनरी आ गया, जबकि डी क्या था, पॉजिटिव। तो हमेशा ध्यान रखना किसी कंपटीशन के एग्जाम में जब सामने लिखा हो ax² प्लस bx प्लस c तो अपनी तरफ से ये नहीं मान लेना है कि ये रियल ही है ना। अगर लिखा है रियल है तभी वो रियल है, अदरवाइज वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। और अगर ये गिवन ना हो कि जो कॉफिशिएंट्स है ये रियल है तो ये कंडीशन कभी अप्लाई नहीं करना। फिर पता कैसे चलेगा कि रूट्स रियल होगा इमेजिनरी होगा, तो उसके लिए कोई भी फॉर्मूला या कंडीशन नहीं होता। हमें जो भी रूट्स का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करना होता है और फिर हमें देखना होता है कि ये रियल है या इमेजिनरी। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो इसके कॉफिशिएंट्स हैं इमेजिनरी है, जबकि जब हम कैलकुलेशन करते रूट्स फाइंड करते तो हो सकता है कि जो टर्म इमेजिनरी था वो कैंसिल आउट हो जाता और फाइनल रूट्स रियल आ जाता। दूसरी बात, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जो रूट डी ये टर्म क्या बन जाएगा, इरेशनल। जैसे √5 √7 √7/10 ये सब क्या है, ऐसे नंबर्स हैं जो किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो उस केस में इस टर्म की वजह से ये क्या बन गया, इरेशनल, है ना। अगर ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस टर्म की वजह से ये क्या बन गया, इरेशनल। अगर कॉफिशिएंट ही इरेशनल हो तो ऐसा पॉसिबल है कि ये इसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो रेशनल आ गया, बट बी और ए इसकी वजह से हमारा रूट्स क्या आ सकता है, इरेशनल। मतलब डी परफेक्ट स्क्वायर होते हुए भी हमारा रूट इरेशनल आ सकता है अगर कॉफिशिएंट्स ही इरेशनल हो, अगर कॉफिशिएंट ही रेशनल नहीं हो। तो ये दोनों ही बातें ध्यान रखना है कि रियल और इमेजिनरी का कंडीशन जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है जो कॉफिशिएंट्स हो वो रियल हो तभी हम रियल इमेजिनरी का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, और रेशनल इरेशनल जब चेक करना हो तो ये रेशनल इरेशनल का कंसेप्ट तभी हम अप्लाई करते हैं जब इसके कॉफिशिएंट्स रेशनल, ठीक है। कॉफिशिएंट्स रियल तभी हम रियल वाला इमेजिनरी का कंसेप्ट चेक करते हैं, और जब कॉफिशिएंट्स रेशनल तभी हम रेशनल और इरेशनल का कंसेप्ट चेक करते हैं। कॉफिशिएंट्स रेशनल ना हो तो उस केस में भी रेशनल इरेशनल हमें ओवरऑल फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि रूट्स रेशनल है या इरेशनल। इफ p प्लस रूट क्यू is an irrational root of a quadratic equation, then p minus root q is also the root of quadratic equation, है ना। तो अगर एक रूट p प्लस रूट q है, फॉर एग्जाम्पल एक रूट 5 प्लस √7, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 5 माइनस √7, क्योंकि ये एक रिलेशनल रूट है। तो जो दूसरा रूट होगा वो भी क्या होगा, इसका कंजुगेट पेयर बोलते हैं, इसका कंजुगेट पेयर होगा। बट हमेशा ध्यान रखना ये कंसेप्ट सिर्फ तब अप्लाई करते हैं प्रोवाइडेड दैट ऑल द कॉफिशिएंट्स आर रेशनल। ये इंपॉर्टेंट है, अगर कॉफिशिएंट्स ही रेशनल ना हो तो फिर ये कंजुगेट पेयर का कंसेप्ट हम अप्लाई नहीं करते हैं। फिर हो सकता है कि दोनों इरेशनल रूट्स हों और एक दूसरे का कंजुगेट पेयर ना हो, और या अदरवाइज ऐसा भी पॉसिबल है कि एक रूट रेशनल हो जाए और दूसरा रूट इरेशनल हो जाए। लेकिन अगर कॉफिशिएंट्स रेशनल है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक रूट रेशनल हो और दूसरा रूट इरेशनल हो। अगर इरेशनल है तो फिर दोनों ही रूट इरेशनल होंगे और दोनों एक दूसरे के कंजुगेट पेयर भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट व्हिच वन रूट इज दिस। मान लिया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका एक रूट हमें गिवन है जो कि क्या है 1/2 माइनस 2 प्लस √5। इसको अगर हम रेशनलाइज करें
-2 प्लस, तो रेशनलाइज करने पर एक रूट क्या आ गया, -2 प्लस √5। और इस क्वेश्चन में देखो क्लियरली लिखा हुआ है जो इसके कॉफिशिएंट्स हैं वो क्या है, रेशनल। इक्वालिटी की इक्वेशन फाइंड करना है जिसका एक रूट गिवन है और जो उसके कॉफिशिएंट्स हैं वो भी क्या है, रेशनल। तो इस रूट्स को अगर देखा जाए तो क्या, -2 प्लस √5, तो जो इसके दूसरे रूट्स होंगे वो क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट पेयर -2 माइनस √5। तो अल्फा सेज अल्फा ये है, तो बीटा क्या आ गया, ये मीन्स एक रूट अगर गिवन हो और वो रूट इरेशनल हो तो समझ लेना है कि इनडायरेक्टली हमें दोनों ही रूट गिवन है, क्योंकि दूसरा रूट क्या होता है, पहले रूट का कंजुगेट पेयर, मीन्स जो इरेशनल पार्ट होता है उसका सिर्फ साइन चेंज कर देना होता है, बाकी पार्ट को एज इट इज रखना होता है। अब दोनों रूट पता चल गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं क्या होता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो जब दोनों रूट पता है तो हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता चल जाएगा। अगर हम दोनों ऐड कर दें तो √5 कट गया, हम क्या आ गया, -4 मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -4। तो x माइनस -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अगर अल्फा इंटू बीटा हम कैलकुलेट करें, -2 प्लस √5 इंटू -2 माइनस √5 a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या गया, -1 प्लस -1 है ना, इक्वल टू 0, यही हमारा क्या आ गया, ऑप्शन। तो हमेशा ध्यान रखना है रूट्स अगर इरेशनल हो और सिर्फ एक रूट दिया हुआ हो तो इनडायरेक्टली उस क्वेश्चन में हमें दोनों ही रूट्स गिवन है, मतलब कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम वहां से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर रेशनल, ए बी सी रेशनल तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्स स्क्वायर या एक्स और जो कांस्टेंट है, रेशनल प्लस रेशनल और रेशनल माइनस रेशनल फिर रेशनल ही होता है, मतलब जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर का एक्स और जो कांस्टेंट टर्म है ये भी क्या रहा होगा, रेशनल। तो इस रूट्स के बारे में बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, रियल होंगे, नॉन रियल होंगे, है ना रूट्स। तो कई बार जब इस तरह का केस हो जैसे ए बी प्लस सी -2a सी प्लस ए -2b फिर -2c, एक में -2a है दूसरे में -2b है -2c, तो इस तरह का जब सिमेट्रिक केस हो तो हमेशा एक बार 1 या -1 जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि इस कंसेप्ट से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1 अगर हम रखते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये मान लो फंक्शन है तो किसी भी फंक्शन में 1 रखने से x वाले सारे टर्म्स गायब हो जाते हैं और बच क्या जाता है, सिर्फ कॉफिशिएंट। तो हमेशा ध्यान रखना है अगर सम ऑफ कॉफिशिएंट्स अगर 0 है ना, इसका मतलब इसका एक रूट 1 जरूर है, ठीक है। तो सिमेट्रिक वाले केस में हमेशा चेक करना चाहिए जब कुछ टर्म प्लस साइन के साथ और सिमेट्रिकली कुछ टर्म माइनस साइन के साथ हो तो उसमें एक बार 1 रख के जरूर चेक करना चाहिए, या फिर कॉफिशिएंट्स का सम अगर 0 हो तो उस इक्वेशन का एक रूट क्या होता है, 1। इसको ध्यान में भी रखना है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जेईई मेंस में। अगर ये हमें ध्यान रहता है तो हम टाइम अपना सेव कर सकते हैं, हमें रूट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे ही हमने देखा इसमें देखो b प्लस सी -2a, 2 बार b प्लस साइन के साथ और -2b भी है तो b वाले टर्म्स भी कट जाएंगे, 2 बार c प्लस साइन के साथ और -2c तो c वाले टर्म्स भी कट जाएंगे, 2 बार प्लस a और -2a तो a वाले टर्म्स भी कट जाएंगे, है ना। तो कॉफिशिएंट्स का सम क्या है, 0 और x 1 रखते ही ये सिर्फ क्या बचेगा, कॉफिशिएंट्स। इसका मतलब हमें पता चल गया एक रूट इसका क्या है, 1। और दूसरा रूट अगर पता करना हो तो दूसरा रूट हम प्रोडक्ट से पता कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a
ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी प्लस सी माइनस 2a। और वैसे भी ध्यान रखना है कि मैंने क्या बताया था, जब कोफिशिएंट्स रेशनल हो तो उस केस में या तो दोनों रूट्स रेशनल होते हैं या फिर दोनों रूट इरेशनल होते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक रूट रेशनल हो और दूसरा रूट इरेशनल हो। इसका मतलब एक रूट अगर 1 आ गया रेशनल तो या तो, है ना, तो दूसरा रूट भी जब भी होगा तो वो क्या होगा, रेशनल ही होगा, दूसरा रूट इरेशनल नहीं हो सकता। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना कोफिशिएंट्स जब रेशनल हो, कंडीशन भी ध्यान रखना है। मैं किस केस में बता रहा हूं, जब कोफिशिएंट्स रेशनल हो। तो कोफिशिएंट्स जब रेशनल हो तो दोनों रूट्स रेशनल होंगे या फिर दोनों रूट इरेशनल हो। ए बी सी आर ऑड इंटीजर, then root of ax square plus bx plus c equal to 0 cannot be rational, irrational, imaginary, real। abc क्या है, odd integer, means b square minus 4ac। abc क्या है, odd integer। एक ही चीज इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, a b c r odd integer। और हमें रैशनल, इरेशनल, इमेजिनरी, रियल के बारे में पूछा गया, तो ऑब्वियस सी बात है हम सबसे पहले डी को ही एनालाइज करेंगे। और अगर ऑड इंटीजर है तो इसका मतलब एबीसी क्या है, रियल। मतलब हम डी को चेक करके रियल, इमेजिनरी कंसेप्ट चेक कर सकते हैं। और इंटीजर है तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल। मतलब हम रैशनल, इरेशनल का भी कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं डी को चेक करने के बाद, क्योंकि कोफिशिएंट्स रेशनल है ना। और इंटीजर है मतलब वो रियल है, तो हम डी को चेक करके हम रियल, इमेजिनरी का भी कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर b का वैल्यू हम कम ले लें, छोटा ले लें, और a इंटू सी बड़ा ले लें, तो हमें क्या समझ में आएगा कि बी स्क्वायर से ऑब्वियसली हम ऐसा वैल्यू ले सकते हैं कि बी स्क्वायर का वैल्यू छोटा हो जाए, छोटा ऑड नंबर ले लेंगे, और एक a और c बड़ा ऑड नंबर ले लेंगे, तो ये ऑब्वियस सी बात है बी स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगा 4ac। उस केस में ये क्या हो जाएगा, डी निगेटिव हो जाएगा, और रूट्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। लेकिन अगर b का वैल्यू हम बड़ा ले लें तो बी स्क्वायर बड़ा ले लें, और ए सी का छोटा वैल्यू ले लें तो बी स्क्वायर ज्यादा बड़ा हो गया, तो बड़े नंबर में जब छोटा नंबर माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और उस केस में क्या हो गया, रूट्स रियल। मतलब अगर सिर्फ इतना गिवन है कि कोफिशिएंट्स आर इंटीजर, तो इसके रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इसके रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं। मतलब इसका डी पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका डी नेगेटिव भी हो सकता है। अब रेशनल, इरेशनल के लिए क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रेशनल। अब बी स्क्वायर इंटीजर, ए सी इंटीजर, 4 इंटीजर, तो इंटीजर इंटू इंटीजर भी इंटीजर ही होता है, और इंटीजर में कोई दूसरा इंटीजर प्लस माइनस करते हैं तब भी वो क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये एक इंटीजर ही है, और अगर ये इंटीजर है और हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी ना किसी इंटीजर का ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर ये किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है ना, अगर ये किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है, उस केस में तो ये रूट्स रेशनल होंगे, अदरवाइज ये रूट्स इरेशनल होंगे। तो हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो बी स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ऑड नंबर, तो ये क्या है, ऑड। a इंटू सी 4, तो 4 से मल्टीप्लाई होने की वजह से, एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये टर्म्स क्या हो गया, इवन। और हमें पता है ऑड माइनस इवन हमेशा क्या होगा, ऑड। कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखना है, ऑड माइनस ऑड ये भी क्या होगा, इवन। तो छोटा एग्जांपल लेके देख सकते हैं, 5 माइनस 3 2 क्या आ गया, इवन नंबर। और इवन माइनस इवन ये भी क्या होता है ना। तो छोटा एग्जांपल लेके देख सकते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, किसी दो इंटीजर, चाहे तीनों में से कोई सा भी केस ले लो, किसी दो इंटीजर का डिफरेंस अगर इवन है तो उनका सम भी इवन होता है।
और किसी दो इंटीजर का डिफरेंस अगर ऑड है तो उनका सम भी ऑड ही होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो इंटीजर है उनको ऐड किए तो इवन आ गया और सब्ट्रैक्ट किए तो कुछ और आ गया, है ना। सम और सब्ट्रैक्ट एक है ना, n1 n2 अगर दो इंटीजर है तो n1 प्लस n2 एंड n1 माइनस n2, ये दोनों ही या तो इवन होंगे या दोनों ही ऑड होंगे, ये भी ध्यान रखना। अब यहां हमें क्या समझ में आया, बी स्क्वायर ऑड 4ac इवन, तो ऑड माइनस इवन ये फाइनली क्या आ जाएगा, एक ऑड नंबर। तो ऑड नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा भी तो वो किसी ना किसी ऑड इंटीजर का ही होगा, किसी इवन इंटीजर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। तो यहां से लॉजिकली हमें क्या समझ में आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑड माइनस इवन एक ऑड आया। सपोज हम मान लेते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मान लेते हैं 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऑड नंबर को इसे लिखने का तरीका होता है 2n प्लस 1, और इवन नंबर लिखना हो तो सिंपली क्या लिखते हैं 2n। तो अगर ये ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, किसी ऑड इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इवन का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ओवरऑल ये ऑड नंबर है, तो हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है 2n प्लस 1। अब अगर हम कैलकुलेशन करें, इनको एक तरफ लाएं स्क्वायर वाले टर्म्स को, तो बी स्क्वायर, और बी के बारे में भी हमें पता है बी क्या है, एक ऑड इंटीजर, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2n1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। उधर लाएंगे RHS से LHS तो माइनस साइन के साथ, और 4ac को हम दूसरी तरफ ले जा सकते। एक साइड लाने का हमारा पर्पस ये था कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 2n1 प्लस 2n प्लस 2 इंटू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n1 माइनस 2n, है ना, 1 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 4ac। अब यहां इजीली देखा जा सकता है, यहां भी 2 कॉमन, यहां भी 2 कॉमन, तो 4n1 प्लस n प्लस 1 इंटू n1 माइनस n इज इक्वल टू 4ac। 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर RHS के बारे में देखा जाए, a इंटू सी मतलब ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर, तो जो कि हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर। ये ओवरऑल क्या आ गया, ऑड, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर हमेशा क्या होता है, ऑड। तो RHS भी क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। अभी मैंने बताया था कि अगर दो नंबर हमारे पास है n1 n2, तो उनका सम अगर ऑड है उनका डिफरेंस भी ऑड ही होगा, और सम अगर इवन है तो उनका डिफरेंस भी इवन ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो इंटीजर का सम ऑड आ जाए और डिफरेंस इवन आए। मतलब n1 माइनस n और n1 प्लस n यहां तक दोनों सेम नेचर के, दो नंबर का डिफरेंस और सम दोनों सेम नेचर का होता है। जब बात हम ऑड और इवन चेक करने की करते हैं, तो ये ऑड तो ये भी ऑड, ये इवन तो ये भी इवन। लेकिन प्लस 1 करने से किसी नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर वो इवन था तो अब ऑड हो जाएगा, और अगर ऑड था तो अब वो इवन हो जाएगा। इसका मतलब ये अगर ऑड तो यहां तक ऑड, लेकिन प्लस 1 होने के बाद इवन, और ये अगर इवन तो यहां तक इवन, और प्लस 1 करने के बाद ऑड। मतलब क्या समझ में आया, ये और ये सेम नेचर के नहीं होंगे अगर बात इवन ऑड की जाए। क्यों, प्लस 1 होने की वजह से। अगर प्लस 1 नहीं होता तो ये दोनों इवन होते या दोनों ऑड होता, लेकिन प्लस 1 होने की वजह से इसका नेचर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अगर ऑड तो ये इवन, और ये अगर इवन तो ये ऑड। क्या समझ में आया, इन दोनों में से एक कोई इवन नंबर जरूर होगा, इन दोनों में से कोई एक, एटलीस्ट 1। और अगर एक भी इवन है, फैक्टराइज करने के बाद उसमें एक भी अगर नंबर इवन है, तो ओवरऑल LHS हमारा क्या आ गया, इवन। जबकि RHS के बारे में हम जानते हैं, क्वेश्चन में गिवन है A and C आर ऑड इंटीजर, तो RHS मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या रहेगा, ऑड इंटीजर। मतलब LHS और RHS कभी इक्वल
नहीं हो सकता, मीन्स हमारा जो एजम्पशंस था कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसी ऑड नंबर का, इवन का तो हो ही नहीं सकता था, और हमने एज्यूम किया कि वो ऑड नंबर क्या है 2n+1 का होल स्क्वायर। तो लास्ट में हमने क्या देखा, कंट्राडिक्टरी मेथड से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हमने जो एज्यूम किया था ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये गलत था, मतलब इसके रूट्स कभी भी रेशनल नहीं होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, इरेशनल। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन मॉड एक्स, सॉरी मॉड एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स। तो कई बार x की जगह जो एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें x की जगह कोई और फंक्शन भी हो सकता है, sin x हो सकता है, कोई क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है सिर्फ x की जगह। तो जब कभी भी इस तरह का केस हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, x की जगह जो आ गया है उसको अगर हम t मान लें तो ये सिंपली क्या है, मॉड x को अगर हम t मान लें तो ये सिंपली क्या है, t² प्लस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। नॉर्मली इस केस में हम डायरेक्टली मॉड x लिख सकते थे क्योंकि छोटा फंक्शन है x की जगह, बट जनरली हम क्या करते हैं जब x की जगह कोई बड़ा फंक्शन आ जाए या कुछ और आ जाए तो उसको हम t मानते हैं। अब ये t, उसको t से रिप्लेस करने के बाद एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, वहां से हम t कैलकुलेट करते हैं, सॉरी यहां से हम सिंपली t कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ देखो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ कोफिशिएंट्स का सम क्या है 1 - 3 + 2 0, इसका मतलब इसका एक रूट क्या है 1, कोफिशिएंट का सम 0 तो वह एक रूट क्या है 1, तो एक रूट क्या है 1, दूसरा रूट क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल लो c/2, फैक्टराइजेशन से भी हम कर सकते थे या हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। तो इसके रूट्स क्या है 1, मतलब t क्या आ गया 1 और 2, और t क्या था मॉड x, मॉड x क्या आ गया 1, मॉड x क्या आ गया मॉड x 1, मतलब x क्या आ गया +-1, मॉड x 2, तो x क्या रहा होगा या तो 2 या फिर x क्या है -2, क्योंकि -2 का भी मॉडुलस क्या होता है 2। इसके सॉल्यूशन क्या आ गया -2 -1 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए। इसी केस में अगर मान लो एक रूट पॉजिटिव आता एक रूट निगेटिव आ जाता, तो जो मॉड x है पॉजिटिव वाले के लिए है ना 2 रूट्स आते, और जो निगेटिव आता तो मॉड x कभी निगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब इसके कितने रूट्स होते 2, और अगर दोनों ही रूट निगेटिव आ गया जो कि इस केस में नहीं आया, इस केस में पॉजिटिव आया, बट अगर मॉडुलस वाले सवाल में दोनों रूट्स अगर निगेटिव आ जाता मतलब दोनों में से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0।